नमस्कार। हंसध्वनि प्रोडक्शंस में मैं डॉक्टर सुवर्णा वाड आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को हृदय से नमन करती हूँ। विद्यार्थियों से कुछ बातें इस शीर्षक से 2 वीडियोज़ मैंने ब्रॉडकास्ट किए। आज का ये तीसरा और शायद आखिरी वीडियो है। संगीत के बारे में विद्यार्थियों के मन में कुछ भ्रांतियाँ होती हैं। उनके मन में रियाज़ के बारे में बहुत समस्याएं होती हैं। उनको नहीं समझ में आता कि रियाज़ कैसा किया जाए, क्या करने से आवाज़ अच्छी हो सकती है, क्या करने से आवाज़ बिगड़ सकती है। तो ऐसे विद्यार्थी जिनको जो कोई विशेष गुरुओं से तालीम नहीं ले पाते, केवल क्लासेस में जाके या महाविद्यालय में जाके अपनी शिक्षा पूर्ण करते हैं, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए ये मेरा वीडियो है। पिछले दोनों वीडियोज़ में मैंने कुछ बातें रियाज़ के बारे में बताना शुरू किया था। पिछले वीडियो में उसमें स्वरों का रियाज़, बंदिशों का रियाज़, ताल का रियाज़ और तानों का रियाज़, इसके बारे में बताया था। तो 2 चीज़ें और बताकर फिर मैं आगे श्रवण के बारे में बताऊंगी। एक भ्रांति विद्यार्थियों के मन में होती है कि फॉल्सेटो का उपयोग किया जाए अथवा नहीं। क्या होता है ये फॉल्सेटो? फॉल्स मतलब झूठ, झूठी आवाज़। तो झूठी नहीं होती। हमारे गले में रजिस्टर्स होते हैं, तो अपर रजिस्टर, लोअर रजिस्टर, ऐसी वो आप जब गले का एनाटॉमी सीखेंगे तब आपको समझ में आएगा। पतली करना, आवाज़ को पतली करना, और चुराई हुई आवाज़, जिसको अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं कि आवाज़ चुरा कर गाती है, ये आवाज़ चुराना है। अब इसी को यदि फुल थ्रोटेड ऐसा करके गाना है तो वो थोड़ा कर्कश लगता है। लेकिन एक बात है कि हाई पिच में जब हमें जाना पड़ता है तो हमारी फुल थ्रोटेड वॉइस उतने ही खुली आवाज़ में नहीं जा पाती, अच्छी भी नहीं लगती, क्योंकि आजकल माइक का ज़माना है। वैसे देखा जाए तो फॉल्सेटो का उपयोग करना चाहिए या नहीं, तो हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं गाने वाले, वो साफ मना करते थे कि ये गलत है, फॉल्सेटो का उपयोग नहीं करना, आपकी जितनी आवाज़ है उतनी जाइए, करते जाइए। पर ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा ये अनुभव है, मैंने बहुत सारे साल बिना फॉल्सेटो के निकाल लिए। आत्मविश्वास उससे मुझे कम महसूस होता था कि ऊपर मैं जा नहीं पाती, तो मैं बड़ी डर जाती थी। फिर धीरे धीरे सोच कर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा नहीं है, फॉल्सेटो का उपयोग आवश्यक है। जब ऊपर आवाज़ हम ले जाते हैं तो फिर उसको इस प्रकार पतली होना चाहिए, ऐसी और एकदम से ऐसी नहीं। तो उसके बीच का जो ब्रिज होता है उसकी तरफ बहुत ध्यान देना रहता है। अपनी मुख्य आवाज़, फुल थ्रोटेड वॉइस, और फिर उस फॉल्सेटो वॉइस, इन दोनों के बीच में जो ब्रिज होता है उस बहुत कम अंतर होता है दोनों में। तो उस मुख्य आवाज़ से लेकर फॉल्सेटो में जाने की जो प्रक्रिया है वो मॉड्यूलेशन कहा जाता है उसको, आवाज़ का। वो सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखना मतलब उसको समझना। जैसे आ आ ये फुल थ्रोटेड आ आ, ये फॉल्सेटो है लेकिन अच्छी लगती है। फॉल्सेटो में आ आ ये नहीं, ये आवाज़ बहुत गलत है, गंदी है, ऐसी आवाज़ नहीं चाहिए। उसमें भी जोर चाहिए। आ आ
ये जो टूटी, ये टूटना नहीं चाहिए। तो ऐसी पतली आवाज़ करके उसको मॉड्यूलेट करके ऊपर ले जाइए, तो वो सुंदर लगती है। ये तो तो अब ये ऊपर जो है वो यदि मैं फुल थ्रोटेड में गाऊंगी तो आवाज़ मेरी फट जाएगी, तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो म्यूज़िक का उद्देश्य क्या है? श्रोताओं को आनंद आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा वो फॉल्सेटो का उपयोग आवश्यक है, ज़रूरी है, ज़रूर करिए, लेकिन फॉल्सेटो में रियाज नहीं करना। रियाज जो है वो मुख्य अपनी फुल थ्रोटेड वॉइस में ही करना है, और ऊपर की जो ऊपर के स्वर हैं उसको बराबर आवाज़ को पतली करते हुए ऊपर ले जाइए, केवल उतना ही उसका उपयोग करिए। तो ये समझ में आया। और दूसरा, प्राणायाम करिए रोज़। आपको प्रतिदिन प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने से आपकी आवाज़ में एक दमसास बढ़ता है और आपकी आवाज़ में गूंज पैदा होती है। वो सीखिए प्राणायाम और ज़रूर करिए। अब इसके बाद श्रवण और अभ्यास की बात। श्रवण मतलब सुनना। तो रियाज में श्रवण भी 25% होना चाहिए और 25% अभ्यास, मनन चिंतन। श्रवण करने से हमारी बुद्धि प्रगल्भ होती है, हमारी सोच व्यापक होती है। और आजकल ज़माना ये है कि हमें सुनने के लिए बहुत सारे माध्यम हमारे पास उपलब्ध हैं। चाहे जितने पुराने समय के हम रिकॉर्डिंग्स सुन सकते हैं, चाहे जिस व्यक्ति को सुन सकते हैं, चाहे जिस समय सुन सकते हैं। अब वो बात नहीं रही कि यदि हमारे शहर में कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो ही हम उसे सुन पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी राग को सुन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान ने हमें वरदान दिया है। तो श्रवण का बहुत ज़्यादा महत्व है। श्रवण से आपकी बुद्धि खुलती है, आपको नई नई चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो कैसे आपका श्रवण होना चाहिए? आप एक राग ले लीजिए। जब राग का आप अभ्यास करते हैं तो एक राग लीजिए और बहुत सारे कलाकारों का एक ही राग सुनिए, तो आपको समझ में आएगा कि प्रत्येक कलाकार अपने अपने घराने के अनुसार, या घरानेदार न हो तो भी अपने अपनी सौंदर्य दृष्टि के अनुसार उस राग को किस प्रकार डेवलप कर रहा है। तो एक राग अनेक कलाकार, और अनेक राग एक कलाकार। ये भी होता है कि रागों का भी अपना अपना व्यक्तित्व होता है। हर राग एक जैसा नहीं गाया जाता। हर राग अपना अपना अलग एक मूड बनाता है, एक उसका ऑरा होता है, एक उसका व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है, और उस दृष्टि से ही उस राग को गाना पड़ता है। लेकिन इसकी समझ बहुत बाद में आती है, बहुत रियाज, बहुत श्रवण, उसके बाद ये समझ में आता है। तो सुनिए, बहुत सुनिए। और जैसे अंग्रेज़ी में हियर और लिसन, ये दो शब्द हैं। हियर मतलब सुनना, किसी भी ध्वनि को हमारे कान पे पड़ती है और हम उसको सुनते हैं। और किसी चीज़, किसी भाषण को जब हम सुनते हैं या किसी राग को सुनते हैं तो लिसन टू दैट, ऐसा होता है। लिसन टू मतलब ध्यान से सुनना। वो सुनना, श्रवण जो है वो हमारे कान से हो रहा है, दिमाग से भी होना चाहिए। सब दूर श्रवण की जो शक्ति है वो पहुंचना चाहिए। तो किसी चीज़ को सुनकर उसको अंदर तक ले जाइए। सुनने का एक लाभ और होता है कि जब आप आपके गुरु से कुछ सीखते हैं तो बहुत बार आपको घर जाके बड़ा नर्वसनेस आता है। मुझे होता था ऐसा कि आज मैडम ने कितना अच्छा गाया, क्या सुंदर लयकारी थी, और मुझे तो शायद कभी ये लयकारी से आ ही नहीं सकती, ऐसा लगता था, या मैं ऐसा नहीं गा सकती। वो वाली जो हरकत मैडम ने ली थी वैसी नहीं हो सकती। लेकिन आप सुनते जाइए तो आपके बैक ऑफ माइंड में, एब्सेंट माइंड में वो चीज़ सारी रजिस्टर होती रहती है। और जब आपका गला बहुत चलने लगता है तो अपने आप वो हरकत गले से बाहर आती है। तब आपको बड़ी खुशी होती है कि अरे ये मुझे तब नहीं आता था, अब आ रहा है। तो ये सुनने से होता है। तो इसलिए बहुत सुनिए, बहुत सुनिए। जितना आप सुनेंगे उतना आपका गायन, चहुमुखी विकास अपने गायन का
होता है। और जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं सुनता वो थोड़ा कुपमंडुक हो जाता है, वैसा का वैसा गाते रहता है, वैसा का वैसा गाते रहता है। ऐसा नहीं, आप अलग अलग कलाकारों को सुनिए, वाद्य संगीत सुनिए। केवल म्यूज़िक गायन वालों ने गायन ही सुनना ऐसा नहीं, वाद्य संगीत सुनिए। वाद्य संगीत से भी हमें बड़ा अलग ही एक आनंद, स्वरों का आनंद वाद्य संगीत से ही ज़्यादा आता है। तो श्रवण बहुत बहुत आवश्यक है। और दूसरा, चिंतन या अभ्यास। तो चिंतन तभी होता है जब हम श्रवण करते हैं और उसके बाद अपने आप वो चिंतन होता जाता है। जैसे मैं आप वीडियोस बनाती हूँ, आप मेरे वीडियोस सुनते होंगे, तो एक राग को ले लेती हूँ और जब मैं श्रवण करती हूँ, हर राग तो कोई मेरा सीखा हुआ नहीं रहता, मैं अब उसका अध्ययन करती हूँ, उसके बाद में फिर ब्रॉडकास्ट करती हूँ। तो अध्ययन करते समय मैं बहुत सारे कलाकारों का वो राग सुनती हूँ, तो मुझे फिर बाद में वो दिमाग में उसका चिंतन चलता रहता है कि अरे इस व्यक्ति ने तो इसमें कोमल गंधार लिया है और इस कलाकार ने तो कोमल गंधार नहीं लिया है, तो क्या फिर कोमल गंधार इस राग में नहीं है? तो नहीं, फिर तीसरे का सुनिए, फिर लगता नहीं उन्होंने थोड़ा सा लिया है, फिर चौथे व्यक्ति का सुनिए, उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया है। तो ये जो चिंतन चलता रहता, और फिर पूरा सुनने के बाद अपने आप को भी अपना भी एक दृष्टिकोण होता है, उसका भी उपयोग होना चाहिए और फिर उसके बारे में सोचना चाहिए कि ये राग बेसिकली कैसा हो सकता है, ग्रंथों में क्या लिखा है। तो ग्रंथ पढ़िए। अभ्यास के लिए ग्रंथों का पढ़ना भी बहुत आवश्यक, गाना तो आवश्यक है ही, लेकिन रागों का जब हम विस्तृत अध्ययन करते हैं तो केवल गाने से, केवल रियाज से नहीं होता। पढ़िए उसको। और क्या पढ़िए? भातखंडे संगीत शास्त्र पढ़िए। मैं हमेशा कॉलेज में भी जब पढ़ाया करती थी तब मेरी विद्यार्थियों को ये बताया करती थी कि जैसे आप ईश्वर की, भगवान के पोथे पुराण पढ़ते हैं ना, वैसे ही म्यूज़िक के लिए, म्यूज़िक ही हमारा ईश्वर है, वही हमारी पूजा है एक्चुअली। तो उसके लिए आप पढ़िए। क्या पढ़िए? भातखंडे संगीत शास्त्र का एक एक पन्ना रोज़ पढ़िए। वो खजाना है, संगीत के लिए खजाना है भातखंडे संगीत शास्त्र। दूसरी बात, भातखंडे क्रमिक पुस्तक मालिका लेके बैठ जाइए। आप जब कॉलेज में जाते हैं या किसी क्लास में जाते हैं तो आप एक राग सीखते हैं, बागेश्वरी सीख लिया, भीमपलासी सीख लिया, तो आपके जो सर या मैडम होते हैं, गुरु होते हैं, वो आपको एक बड़ा ख्याल सिखाते हैं, छोटा ख्याल सिखाते हैं और उनको अपना कोर्स पूरा करना होता है, जल्दी जल्दी वो हो जाता है। लेकिन उतने पर आप नहीं रुकेंगे, आप घर जाइए, बागेश्वरी को खोल के बैठिए। क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 3 बागेश्वरी है उसमें, उसको खोलिए। सरगम से लेके उसके अंतिम तराना या धमार, ध्रुपद जो भी है, हर चीज़ को गा के देखिए, हर बंदिश को, चाहे वो आपको पढ़ाई जाए चाहे ना जाए। इतनी सारी बंदिशें कोई भी गुरु आपको थोड़ी पढ़ाएंगे, उनके पास इतना समय नहीं है। वो अपनी ओर से आपको पूरा विस्तृत रूप से बागेश्वरी सिखा देंगे, लेकिन उसमें और क्या क्या हो सकता है ये देखने के लिए आपको भातखंडे क्रमिक पुस्तक मालिका जैसी किताब ही नहीं है। तो भातखंडे क्रमिक पुस्तक मालिका खोलिए, उसका पहला पन्ना, मतलब राग का पहला पन्ना सरगम, सरगम में क्या है, लक्षण गीत में क्या लिखा है भातखंडे जी ने, उसके बाद बंदिशें अलग अलग कैसी हैं। तो जैसे बागेश्वरी का ही उदाहरण दिया है इसलिए वही बता रही हूँ कि बागेश्वरी में किसी बंदिश में पंचम है, किसी में नहीं है, किसी में सानिधपम अगर ऐसा अवरोह है, किसी में सानिधम अगर ऐसा है, किसी में पंचम से ही बंदिश शुरू हो रही है जबकि पंचम बागेश्वरी में आरोह में नहीं है, तो किसी में आरोह में भी है, अवरोह में भी है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं और ये पढ़ना चाहिए। हर बंदिश को लेके बैठ जाओ, गा के एक स्वर लगा लो, गा के देखना चाहिए, तो आपको बहुत मज़ा भी आता है, एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हमने पढ़ा है। और जब आप परीक्षा देते हैं तो परीक्षक जब आपको सवाल पूछता है तो उसके आप अच्छी तरह से उत्तर दे पाते हैं, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस होता है कि हमने, यदि आपने एक बंदिश गाई तो यदि आपको परीक्षक पूछता है कि ऐसे कैसे गा दिया आपने, तो आप बता सकते हैं कि भातखंडे जी की क्रमिक पुस्तक मालिका की इस बंदिश में ऐसा ही स्वर विस्तार किया गया है, तो इसको पढ़िए। तो ये तो 2 किताबें मैंने बताई, भातखंडे संगीत शास्त्र और भातखंडे क्रमिक पुस्तक मालिका, जो सभी दूर उपलब्ध होती हैं। उसके अलावा बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने बहुत अच्छी बंदिशें बनाई हैं और उन्होंने अपनी अपनी पुस्तकें भी निकाली हैं, उनका भी अभ्यास करिए।
बंदिशों का अभ्यास करने के लिए। और सैद्धांतिक पक्ष जो है उसके लिए तो बहुत सारी किताबें हैं ही, लेकिन फिर भी उसमें ओंकारनाथ ठाकुर जी की संगीतांजलि ज़रूर पढ़िए, प्रणव भारती ज़रूर पढ़िए, ठाकुर जयदेव सिंह का इतिहास ज़रूर पढ़िए। आपको बहुत विस्तृत रूप में वो सारा म्यूज़िक का उसमें ज्ञान या नॉलेज मिलता है। तो राग का अभ्यास सिर्फ गाने से और सीख लेने से नहीं होता, उसके लिए सुनना और अभ्यास करके उसका मनन चिंतन करना बहुत आवश्यक है। तो अभी यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे जो जो अनुभव हुआ वो मैंने आपको सब साझा किया है, समझाया है। इसके बाद यदि आपके मन में कुछ भी प्रश्न हैं और आप यदि कमेंट में मुझे वो लिखकर पूछते हैं तो उसका उत्तर देने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। और आप इसे इन वीडियोस को ज़रूर सुनिए और अपनी भ्रांतियाँ मन से निकाल दीजिए। खूब रियाज़ करिए, खूब अच्छा गाने की कोशिश करिए। धन्यवाद।